हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज अपने जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस चैप्टर है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपकी बुक में गिवन है वो अपने सोल्व करने जा रहे हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2, इससे पहले अब की वीडियो में अपनों ने कुछ एग्जांपल किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखे थे। अब अपनों ने जो बुक में आपके अनसोल्व्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है अपने पास, वो आता है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल आपको दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। समांतर प्लेट संधारित्र है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। साथ ही साथ दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है 100 न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E गिवन है आपको। प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना होगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। इट मीन्स अपने को क्या वैल्यू फाइंड करनी है, Q, चार्ज कितना होगा प्रत्येक प्लेट पर, इस पर और इस पर चार्ज कितना होगा वो फाइंड करना है। अपने ये जानते हैं कि जनरल फॉर्मूला आता है अपने पास, चूंकि E का मतलब विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एज वी नो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर सिग्मा की वैल्यू देखें अपने तो ये आता है अपने पास Q अपॉन A। ये वैल्यू अगर पुट करें यहाँ पर तो अपने पास विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आती है E इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो ये आती है विद्युत क्षेत्र की वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अपने कैलकुलेट करें अगर Q की वैल्यू तो वो आता है E A एप्सिलॉन नॉट। ये सारी वैल्यूज़ अपने को पता है, E की वैल्यू गिवन है, A की वैल्यू गिवन है और एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू अपने को पता है। अगर इसमें पुट करें अपने तो Q इज इक्वल टू E आता है अपने, E है अपने पास 100 इंटू A क्षेत्रफल 10⁻⁻² इंटू एप्सिलॉन नॉट अपने जानते हैं 8.85 10⁻⁻12। स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखें कि सभी जो यूनिट्स है उसको MKS में लेना है अपने को। जैसे यहाँ दिया हुआ था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो वो आता है 10⁻⁻² मीटर। लेकिन जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यहाँ देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये गलती एग्जाम में अक्सर कर देते हैं स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब 10⁻⁻² का स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और यहाँ से 100 इंटू 10⁻⁻4 करोगे तो 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। तो ओवरऑल यहाँ देखें तो Q की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ देखो 10⁻⁻2 है, इसको आप लिख सकते हो 1/100, यानी इसको 1/100 लिखा जा सकता है और 100 ऑलरेडी है। इसका मतलब ये कैंसिल होगा, बचेगा क्या अपने पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12 आवेश है। इट मीन्स ये कूलाम है। क्लियर? इट मीन्स आवेश की वैल्यू इन प्लेट्स पर कितनी होगी, एक पर तो प्लस Q होगी और दूसरे पर माइनस Q होगी। या यूँ कह सकते हो कि पहली प्लेट पर तो होगी प्लस 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम और दूसरे वाले पे क्या होगी माइनस सेम 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बेसिक फॉर्मूला पर बेस्ड है। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और E की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A पुट की है। ठीक है, अब अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है, जो वैल्यूज़ गिवन है उनको सबसे पहले अपने नोट कर लेते हैं। उसके बाद अपने देखते हैं कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र, ये वापस से समांतर प्लेट संधारित्र का क्वेश्चन है, एक निश्चित विभवांतर पर रखा जाता है। ये आपको गिवन है कि विभवांतर है उसको निश्चित रखा जाता है, इट मीन्स कांस्टेंट। इसके विभवांतर को समान रखते हुए प्लेटों के मध्य 3 mm मोटी स्लैब रखी जाती है। यानी स्लैब की मोटाई, मान लो ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है और स्लैब की मोटाई अपने ने डेरिवेशन में T ली थी, तो T आपको कितना गिवन है, ये गिवन है आपको 3 mm। इसको कन्वर्ट कर लेंगे अपने मीटर में, मिलीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। रखी जाती है तो प्लेटों के मध्य दूरी इतनी बढ़ानी पड़ती है। प्लेटों के मध्य दूरी है 2.4 mm। अब ये है क्या, दूरी बढ़ानी पड़ती है। अब देखते हैं स्लैब के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। इसका परावैद्युतांक अपने को फाइंड आउट करना है, एप्सिलॉन R फाइंड आउट करना है। इट मीन्स यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ अपने पास कंसेप्ट जो आता है वो ये कि गिवन है कि V कांस्टेंट चार्ज है वो भी चेंज नहीं करना अपने को, और विभवांतर है प्लेटों के बीच वो भी चेंज नहीं करना। तो यहाँ एक फॉर्मूला आता है अपने पास Q इज इक्वल टू CV, जनरल फॉर्मूला अपनों ने पढ़ा था। इसका मतलब Q कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, तो C भी कांस्टेंट होना चाहिए, धारिता है वो भी कांस्टेंट होगी। जब अपने इसमें
टी मोटाई की स्लैब रखते हैं तब, और इनके बीच की क्या कह रहे हैं अपने कि डिस्टेंस है वो 2.4 mm इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा दें। यानी पहले केस में तो सपोज इसकी डिस्टेंस है d, और सेकंड केस में डिस्टेंस अपने अज्यूम कर लेते हैं कि डिस्टेंस बढ़ा दी, वो कितनी हो गई d डैश, ये अपनों ने अज्यूम की है, ठीक है, d और d डैश। इसका मतलब इन दोनों का अंतर d माइनस डी इज इक्वल टू डी डैश माइनस डी इज इक्वल टू 2.4 mm। फर्स्ट केस ये, सेकंड केस ये है, ठीक है। फर्स्ट केस में आप या यूँ कह सकते हो कि सेकंड केस में यहाँ टी मोटाई की स्लैब रखी है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एयर है। इसका मतलब इस केस में और इस केस में धारिता सेम है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो। अब अपने को पता है कि डी गैप है, डी एक तरह से डिफरेंस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है डी, तो उस केस में धारिता कितनी होगी, यहाँ दोनों केसेस की धारिता लिखता हूँ मैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और सेकंड केस में जब टी मोटाई की स्लैब रखी हो और डिस्टेंस डी डैश कर दी जाती है, उस केस में धारिता कितनी होगी सेकंड केस में, इसको सी डैश से अज्यूम करते हैं अपने, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ डी डैश। ये आ जाता है अपने पास सेकंड केस में, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी डैश माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की बजाय ये माध्यम लिए अपनों ने, एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक है तो एप्सिलॉन आर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ देखना ये पहला केस था जिसमें धारिता इतनी है जब कोई स्लैब नहीं रखी हुई, यहाँ स्लैब टी मोटाई की रखेंगे और इसका गैप बढ़ा दिया, तो उस केस में कितना आ जाएगा, सी डैश एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी डैश माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे मैंने पहले बताया इनकी धारिता समान होगी, यानी C इज इक्वल टू सी डैश। अगर अपने धारिता को समान कर देते हैं तो क्या होगा, चूंकि C इज इक्वल टू सी डैश अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चूंकि V समान है Q समान है तो C भी समान होगा। इन दोनों को अपने इक्वल पुट कर देते हैं, देखिए क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी डैश माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करना है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास डी डैश माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड तो डी, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास ये। अब इसको सोल्व करें अपने, डी डैश माइनस डी इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएँ और इस पार्ट को उधर ले जाएं तो टी माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब यहाँ से अपने को क्या कैलकुलेट करना है, ये एप्सिलॉन आर कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि अब अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई, सारी वैल्यूज़ अपने को पता है, इन दोनों का डिफरेंस डी माइनस डी डैश या डी डैश माइनस डी आपको गिवन है 2.4 mm, इसको कन्वर्ट करना है अपने को मीटर में, 10⁻³ मीटर, ये वैल्यू पता है। टी आपको गिवन है 3 × 10⁻³, ये एप्सिलॉन आर अननोन है, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या पहले अपने टी कॉमन लें इसमें, तो क्या बन जाता है 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर डी डैश माइनस डी। यहाँ से सोल्व करेंगे अपने तो आ जाता है अपने पास डी डैश माइनस डी अपॉन टी को ले गए बटा में इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। क्लियर। अब इसको सोल्व करना, आपको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको देखो डी डैश माइनस डी अपॉन टी इज इक्वल टू, इसको क्या करें, इसको अपने इस साइड ले आएँ तो क्या बन जाता है ये +1 अपॉन एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1, इसको इस साइड ले, इस वैल्यू को वापस उधर ले जाओ और अल्टीमेटली अपने को सोल्व करना है, सिंपल इक्वेशन है। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस डी डैश अपॉन डी अपॉन टी। अब ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है आपको, ये डी डैश माइनस डी पता है, टी पता है, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू, जो वैल्यू आएगी उसको रिवर्स कर दें, उल्टा कर देंगे तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू। यहाँ से अगर सोल्व करते हैं तो एप्सिलॉन आर अपने पास आता है, ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है आपको। तो एप्सिलॉन आर यानी 1 अपॉन एप्सिलॉन आर सोल्व करोगे तो ये आएगा अपने पास 0.1 अपॉन 2। 1 अपॉन एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी आएगी 0.2,
और सोल्व करोगे तो 5। आपको करना क्या है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, इन दोनों का डिफरेंस और t, और सोल्व करना है एप्सिलॉन r। कंसेप्ट क्या था कि दोनों की धारिताएं हैं उनको इक्वल करना है आपको। धारिताएं इक्वल क्यों? क्योंकि q सेम है, v सेम है, तो c ऑटोमेटिकली सेम होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो एप्सिलॉन r की वैल्यू 5 आई है और इसका कोई यूनिट नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होता है। आता है क्वेश्चन नंबर 6, वो गिवन है कि 150 वोल्ट पर, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि दो कोई भी चालक है उनको अपने कनेक्ट करते हैं आपस में, तो उनमें उभयनिष्ठ विभव कितना होता है ये अपने पहले कर चुके हैं। उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है अपने पास, उभयनिष्ठ विभव और आवेश पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 6, 150 वोल्ट पर आवेशित 2 माइक्रोफेरेड धारिता के, यानी कि 150 वोल्ट, ये गिवन है 150 वोल्ट आवेशित 2 माइक्रोफेरेड धारिता के गोलीय चालक का संबंध। धारिता कितनी है? 2 माइक्रोफेरेड। गोलीय चालक का संबंध 1 माइक्रोफेरेड के किसी दूसरा जो चालक है उसकी धारिता कितनी है? 1 माइक्रोफेरेड, ये उसकी चालकता है। किसी निरावेशित गोले, यानी पहले उस पर पोटेंशियल कितना है? 0 है। तो उभयनिष्ठ विभव की गणना कीजिए और प्रत्येक चालक पर आवेश का मान भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल अपने कर चुके हैं पहले, उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला V = अपने ऑलरेडी कर चुके हैं, डिराइव भी किया था, C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2। ये अपने को फाइंड आउट करना है, सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, बहुत ईजी है। C1 की वैल्यू ये है, V1 की वैल्यू ये है, 2 × 150 प्लस C2 × V2, ये कितना हो जाएगा? 0। C1 + C2, 2 + 1 यानी कि 3 माइक्रो, ऊपर नीचे माइक्रो है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। तो V = 150, या इसको ऐसे कैंसिल आउट कर दें, 50 × 2 100 वोल्ट। इसका मतलब उभयनिष्ठ विभव कितना है? 100 वोल्ट है। पहले पे था 150 वोल्ट विभव, दूसरे पे 0 था। उभयनिष्ठ विभव कितना हो गया? 100 वोल्ट। पहला काम अपने को ये फाइंड करना था अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है उभयनिष्ठ विभव का, C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2। अब सेकंड पार्ट आता है कि प्रत्येक चालक पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। कि दोनों चालक है, ये पहला चालक दूसरा चालक, आवेश निकालना है। तो मान लो पहले पर आवेश निकाले, Q1' = C1 × V। V दोनों में कॉमन है, बाद की स्थिति है, तो इसका मतलब दोनों पर विभव समान होगा। C1 × V, C1 कितना है? देखो 2 माइक्रोफेरेड, 2 × 10⁻⁻6 × V, V कितना है? 100। तो इसको सोल्व करें अपने पास, तो 2 × 10⁻⁻4 और ये आवेश आ जाएगा कूलाम में। तो पहला पार्ट आता है अपने पास 2 × 10⁻⁻4 कूलाम, या इसको ऐसे भी कह सकते हो दूसरे तरीके से, 100 को 2 से गुणा करेंगे तो 200 और 10⁻⁻6 माइक्रो है तो माइक्रो कूलाम, ऐसे भी कह सकते हो, बात एक ही है। इसी प्रकार दूसरे चालक पर आवेश Q2' = C2 × V। C2 कितना है? 1 माइक्रोफेरेड, 1 × माइक्रो 10⁻⁻6 × V। V कितना था अपने पास? 100, तो कितना आ जाएगा? 100 माइक्रो कूलाम। ठीक है, माइक्रो इसका बन गया, तो 100 माइक्रो कूलाम, या इसको ऐसे भी कह सकते हो 10⁻⁻4 कूलाम। क्लियर? तो दूसरे चालक पर आवेश आ गया 100 माइक्रो कूलाम और पहले पर आ गया 200 माइक्रो कूलाम। कंसेप्ट क्या था कि पहले तो उभयनिष्ठ विभव का बेसिक फॉर्मूला लगाया और उसके बाद अपने आवेश निकालना है, तो आवेश Q = CV, जो कि इसका जनरल फॉर्मूला है। स्टूडेंट्स, अब अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 8, जिसमें क्या गिवन है? आपको एक सर्किट डायग्राम गिवन है। ये कैपेसिटर है, यहाँ देखो 1 कैपेसिटर है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ 8 कैपेसिटर है, 8 संधारित्र हैं और ये कंटिन्यू चल रहा है। इसका मतलब इनफाइनाइट तक ये सीरीज़ है। प्रत्येक संधारित्र की वैल्यू आपको दे रखी है 1 माइक्रोफेरेड और A व B के बीच आपको C का मतलब यहाँ ले रहे हैं तुल्य धारिता, A और B के बीच में तुल्य धारिता अपने को फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ देखो ये 1 कैपेसिटर है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 8 है, फिर 16, 32, ये क्रम है। तो इसमें अपने देखते हैं कि पहला जो कैपेसिटर है इसके बीच में एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड का, दूसरे में 1 माइक्रोफेरेड के 2, ये सारे के सारे आपस में समांतर क्रम में होंगे। कैसे? जैसे पहला है 1 माइक्रोफेरेड का, क्लियर है, दूसरा है 1 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड दोनों,
ये समांतर क्रम में, फिर 4 और फिर 8। तो यहाँ आप देख रहे हो, और प्रत्येक की वैल्यू कितनी है, 1। तो इन सब का अगर समांतर क्रम में है तो टोटल धारिता अपने जानते हैं समांतर क्रम में सभी का योग कर देते हैं, C1 C2 C3 एंड n टर्म है तो Cn। अब यहाँ देखो C = C1, ये समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाया अपनों तुल्य धारिता का। C1 की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफेरेड, इट मीन्स 1 प्लस C2, ये क्या होगा, इसमें 2 कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में अगर 2 कैपेसिटर है तो रिजल्ट कितना आता है, 1/2, ठीक है, आधा हो जाता है, प्लस 1/4 एंड सो ऑन। ये बन जाती है अपने पास गुणोत्तर श्रेणी, जीपी जिसको अपने कहते हैं। जीपी का टोटल अगर योग निकाले किसी भी जीपी का, वो होता है A/A - R, जहाँ पर A होता है प्रथम पद और R होता है इसका जो सार्वांतर जिसको कहते हैं, डिफरेंस कितना है वो अपने देखते हैं। तो यहाँ अगर फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो A की का मतलब है 1/A, 1 - R, गुणोत्तर श्रेणी है तो कितना होगा, R की वैल्यू 1/2, और इसको सोल्व करें तो 1/1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2। इट मीन्स टोटल Sn जिसको अपनों ने कहा है, इसको टोटल धारिता कह देते हैं अपने। टोटल धारिता की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2 माइक्रोफेरेड। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनफाइनाइट तक जा रहा था, अपने को टोटल पता नहीं लग रहा था कि कितने कैपेसिटर है, इनफाइनाइट तक होने है, टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है। तो यहाँ पर गुणात्मक श्रेणी जो है वो कैसे बन रही है, 1 संधारित्र, फिर 2, फिर 4, फिर 8, 16, 32, ये है। तो अपनों ने ये फॉर्मूला लगाया है जीपी का टोटल योग निकालने का, तो टोटल धारिता आ जाती है अपने पास 2 माइक्रोफेरेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। सिमिलरली यहाँ पर देखो आप, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपको कि A व B के बीच में तुल्य धारिता, न्यूमेरिकल नंबर 9 है जो आपकी बुक का 9, A व B के बीच की तुल्य धारिता आपको दे रखी है। A पॉइंट है ये और B पॉइंट है ये, तुल्य धारिता है 5 माइक्रोफेरेड, ये 5 माइक्रोफेरेड है। और C की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि इस सर्किट में ये जो C अननोन है, अज्ञात राशि है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C की वैल्यू कितनी है, वो अपने को फाइंड करनी है। तो इसके लिए बेसिक सी चीज़ अपने को पता होनी चाहिए कि जब श्रेणी क्रम में 2 संधारित्र जुड़े हैं तो टोटल धारिता कैसे निकालते हैं। पहले के एग्जांपल से बता दूं मैं कि मान लो ये 4 माइक्रोफेरेड है, ये 4 माइक्रोफेरेड है, कोई पूछे श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता बताओ, तो फॉर्मूला तो C1 C2/C1 + C2, या इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, 4 × 4/4 + 4 यानी 8। इसको सोल्व करोगे तो 2 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब 2 समान संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो तुल्य धारिता उनकी आधी हो जाती है, समान है तो, अदरवाइज ये फॉर्मूला अपने लगाते हैं हमेशा। और समांतर क्रम में अगर इसी तरह की कोई पॉसिबिलिटी बनती है, सपोज ये है, समांतर क्रम में कैसे करते हैं अपने, 4 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड, टोटल सीधा C1 + C2, यानी समांतर क्रम में हो तो 8 माइक्रोफेरेड होगा। इस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए इस फॉर्मूले को, इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है अपने को। तो देखिए इसमें मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ आपको कि यहाँ डायग्राम को देखने पे अपने को पता लग रहा है कि A और B के बीच में 1 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड, कौन से, ये वाले दोनों समांतर क्रम में हैं। जब 2 संधारित्र समांतर क्रम में होते हैं तो उनको डायरेक्ट ऐड करते हैं, 1 + 1 यानी 2 माइक्रोफेरेड। तो इनकी धारिता कितनी आई है, 2 माइक्रोफेरेड। सिमिलरली 4 और 4 समांतर क्रम में हैं, तो इन दोनों की अगर तुल्य धारिता निकालेंगे तो वो कितनी होगी, 8 माइक्रोफेरेड। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने को निकाल के भी बताना है अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो। ये 8 माइक्रोफेरेड है, ये C है, ये 2 है और ये 2 है। ये 2 कौन सा कह रहा हूँ मैं, इन दोनों का तुल्य धारिता है। अब ये 2 और ये 2 इस स्ट्रेट लाइन में है, इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में है। किनकी बात कर रहे हैं अपने, ये 2 माइक्रोफेरेड और ये 2 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में होने के कारण इनकी तुल्य धारिता अगर कोई पूछे आपसे तो वो कितनी होनी चाहिए। अभी बताया था मैंने कि श्रेणी क्रम में अगर समान संधारित्र है तो उनकी तुल्य धारिता आधी हो जाती है, फॉर्मूले से भी अपने कर सकते हैं। तो वो आ जाता है 1 माइक्रोफेरेड, यानी इस पूरे सर्किट की जो मैंने सर्कल में दिखाया है इसकी धारिता है 1 माइक्रोफेरेड। अब अपने यहाँ देखते हैं कि 8 माइक्रोफेरेड और C ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। पहले इनका इक्विवेलेंट निकालते हैं कि 8 माइक्रोफेरेड और C इनका तुल्य धारिता कितनी होगी श्रेणी क्रम में होने के कारण। श्रेणी क्रम में है तो अपने कैसे निकालते हैं, C1 C2/C1 + C2।
ऐसा ही निकालते। 8 और C है तो C1 की जगह 8 और C2 की जगह C, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 वो फॉर्मूला लगाए, यानी ये वाला। तो टोटल कैपेसिटेंस इसकी आ गई। अब राइट साइड में अगर अपने चलते हैं तो अपने देखा था कि ये 1 माइक्रोफेरेड है। 1 माइक्रोफेरेड इसके समांतर क्रम में होगा, किसके? इस धारिता के समांतर क्रम में होगा। इसके जो अपनों ने यहाँ निकाला है टोटल, ये और ये ऊपर वाला समांतर क्रम में होंगे। इट मीन्स 8 और C का जो रिजल्टेंट निकाला है ये और 1 माइक्रोफेरेड समांतर क्रम में है, यानी +1 समांतर क्रम में, इसीलिए अपनों ने डायरेक्ट ऐड कर दिया C1 प्लस C2। और ये गिवन है क्वेश्चन में कि 5 माइक्रोफेरेड के बराबर है। बात समझ आ रही होगी आपको कि 8 और C, ये जो रिजल्टेंट निकलेगा इसका 8 और C का टोटल सर्किट, इधर जो नीचे वाला है ये ब्रांच का, वो है ये वाला, और ऊपर वाली ब्रांच जो इधर जा रही है उसका टोटल कितना है? 1 माइक्रोफेरेड। दोनों समांतर क्रम में है, उन दोनों का तुल्य निकाल के उसको किसके बराबर रखेंगे? जो क्वेश्चन में गिवन है 5 माइक्रोफेरेड। ये एक इक्वेशन बन गई सिंपल सी। अब इसको सोल्व करना है अपने को। 8C अपॉन 8 प्लस C इज इक्वल टू, इधर 1 जाएगा तो 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4, या 8C इज इक्वल टू 4, 8 प्लस C, 8C इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 32 प्लस 4C, सोल्व करते हैं। इस 4C को इधर ले आए, 8C माइनस 4C इज इक्वल टू 32, ये कितना आ गया? 4C इज इक्वल टू 32 और C इज इक्वल टू 32 अपॉन 4, इट मीन्स 8 माइक्रोफेरेड। इसका आंसर आता है अपने पास 8 माइक्रोफेरेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है ये। शुरू से देखो, ये दोनों समांतर क्रम में, फिर जो आएगा वो इसके साथ श्रेणी क्रम में। क्लियर? ये तो इधर वाली ब्रांच, यहाँ से 2 पार्ट हो रहे हैं। इधर वाली ब्रांच की बात कर ली अपने, नीचे वाली ब्रांच की बात करें तो ये 2 समांतर क्रम में, और जो रिजल्ट आया वो इसके साथ श्रेणी क्रम में, और इस ब्रांच का और इस ब्रांच का जो रिजल्ट है वो समांतर क्रम में होगा। तो टोटल निकाल लेंगे और वो 5 के बराबर रख देंगे, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। इसको सोल्व करते गए तो कैपेसिटेंस आ गई अपने पास 8 माइक्रोफेरेड। तो ये आता है अपने पास न्यूमेरिकल नंबर 9। सिमिलरली एक और न्यूमेरिकल है 10th न्यूमेरिकल। देखिए, ये भी सिंपल डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल है। डायग्राम अगर अपने को पता है, समझ आ रहा है तो अपने इजीली कर सकते हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये आपको ट्राई करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। ये गिवन है आपको कि इधर जो एप्सिलॉन R1 प्रावैद्युतांक और इस साइड है वो एप्सिलॉन R2 प्रावैद्युतांक। ये पहला पार्ट है इसका। एक इसी क्वेश्चन का दूसरा फॉर्म ये हो सकता है कि ये आपको ऐसे दे रखा है, एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2। इसको कैसे सोल्व करना है आपको? तो देखिए, इसकी धारिता का जनरल समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला आता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये जनरल फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की पहचान कैसे होगी? यहाँ देखो, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र दे रखा है। ये प्लेट के बीच की डिस्टेंस D है, क्षेत्रफल A है। एक्चुअल में ये प्लेट ऐसे होती है, ऑलरेडी अपने जानते हैं। तो यहाँ अगर देखें तो ये प्लेट पूरी है, लेकिन आधा भाग है वो अलग प्रावैद्युतांक है, आधा अलग प्रावैद्युतांक। इसका मतलब ये 2 समांतर प्लेट संधारित्र है, और जिसका क्षेत्रफल कितना है? देखो, एक तो ये बन रहा है लेफ्ट साइड वाले, इस रेखा के लेफ्ट साइड में, और एक राइट साइड में। इसको ऐसे करके देखो तो वो बन जाता है 2 समांतर क्रम में संधारित्र है। एक संधारित्र ये वाला, जिसकी बीच की डिस्टेंस तो D है, लेकिन प्लेट का क्षेत्रफल कितना हो गया? A/2, और इस प्लेट का क्षेत्रफल कितना हो गया? A/2। इट मीन्स 2 संधारित्र समांतर क्रम में है, यहाँ पर पैरेलल में है। पहले संधारित्र की धारिता कितनी होगी? C1 कह देते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D। A/2 क्यों कर रहे हैं अपने? क्योंकि क्षेत्रफल पूरी प्लेट, आधी प्लेट लिए आई है इसमें काम में, तो A/2 हो जाएगा इसमें। और इस प्लेट, इस संधारित्र की धारिता C2 से दिखाएं, एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D। ये तो निर्वात होता तो होता, लेकिन यहाँ पर एप्सिलॉन R1 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे एप्सिलॉन R1 और यहाँ एप्सिलॉन R2। अब कोई पूछे कि तुल्य धारिता कितनी होगी? समांतर क्रम में तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो ये आपको करना है, प्लस कर देंगे दोनों को, इसको और इसको प्लस कर दोगे,
कॉमन लोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह का कहीं भी डायग्राम आता है, ये अलग है और ये अलग है, देखो डैश डैश से दिखा रखा है, तो ये दोनों समांतर क्रम में कहलाएंगे। यहाँ ये और ये डायग्राम डिफरेंट है दोनों, ये और ये समांतर क्रम में नहीं है, श्रेणी क्रम में है। अब लेकिन अंतर क्या आया, इसकी प्लेट के बीच की डिस्टेंस है d/2 और इसके प्लेट के बीच की डिस्टेंस है d/2। क्षेत्रफल सेम है, क्षेत्रफल क्या होगा, इसका a, इसका भी a। प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो तो सेम रहेगा, लेकिन डिस्टेंस है प्लेटों के बीच की दूरी वो आधी आधी हो जाएगी। और दोनों किस में होंगे, ये तो थे समांतर क्रम में और ये हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो ये आपको सोल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल अपनों ने देखे हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपने नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ये जितने भी न्यूमेरिकल करवाए हैं मैंने, उनको अच्छे से करें, जो बच्चे हैं वो भी आप करें। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, कमेंट बॉक्स में आप मैक्सिमम क्वेश्चन पूछिए, या क्वेरी हो कोई तो वो पूछिए। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।